ब्रांड्स जैसे डोमिनोज था, लापिना पिज़्ज़ोज़, पिज़्ज़ा हट, बहुत सारे थे। तो आपने वो मार्केट पेनिट्रेट कैसे किया? अगर आपने किसी से सीखा तो आपने कॉम्पिटिटर से सीख रहे हो ना, जेलिस किस बात की कर रहे हो? जब वो कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? Hi, I am Srihari R. Dondali, co-founder of Register Karo, and welcome to the podcast The Scalers, where we talk about behind the hustle of India's most successful entrepreneurs. Today, we have our first guest, Mr. Sandeep Jangra, who's the founder of Pizza Galleria. Hi Sandeep, welcome to The Scalers, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं behind the hustle. और फर्स्ट हम सुनना चाहते हैं आपकी एंटायर जर्नी, आपने कब स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी? थैंक यू वेरी मच यार, आपने मुझे इनवाइट किया। जर्नी बिल्कुल छोटी सी है यार। संदीप एक छोटे से गांव का लड़का है और जिसके सपने बड़े नहीं थे, बट जैसे ही उसका काम बड़ा होता गया उसके सपने बड़े हो गए और सपनों के सारे जीने वाला है। शुरुआत मैंने गुड़गांव से ही की थी। मतलब गुड़गांव की जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया था, जो मुझे अच्छा लगा था और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसका ही बिज़नेस करूँगा, बट शुरुआत में उसको वही बोलता हूँ क्योंकि जिस चीज़ को आप खाते हैं और जिसका धंधा बनाते हैं आप और जहाँ से खाया, तो वो गुड़गाँव ही था। गुड़गाँव ने खा के और उसको मुझे इतना प्यारा जब वो लगा, इतना अच्छा लगा कि इसको मैं गोहाना लेके ही जाऊँगा। तो 2015 में इसको लेके गया गोहाना और गोहाना से एक छोटे से स्टोर से मैंने शुरुआत की, जहाँ पे सिर्फ़ ये चीज़ सोची थी कि अपनी एक दुकान हो गई है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीऊँगा मज़े से और अपने घर आऊँगा, घर से सुकून में खाना खाऊँगा मम्मी के हाथ का और आराम से अपनी दुकान गया और घर गया। ये चीज़ उस टाइम का सपना था। जैसे ही जब स्टोर पे काम बढ़ा, काम करने वाले बढ़े, तो सपने भी बड़े हुए कि कहीं न कहीं अब एक स्टोर और करते, कि अब एक कुछ चीज़ें जोड़ लेंगे। तो वो चीज़ें आराम-आराम से जुड़ती गई थी और लोगों का भी प्यार बढ़ता गया था क्योंकि ऐसे शहरों में हम लोग जा रहे थे जहाँ पे पिज़्ज़ा नाम को कोई जानते नहीं थे, फ्रेश डो पिज़्ज़ा को। हम लोगों ने वहाँ सिटी में लॉन्च किया था। लोगों को पसंद आया, चीज़ें उन्होंने पसंद की। फिर वो जर्नी 1 डेढ़ साल बाद दूसरे पानीपत स्टोर पे जाती है, डेढ़ 2 साल के बाद करनाल जाती है, गन्नौर जैसे जगह पे जाती है। तो वहाँ से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके। एंड आपने पिज़्ज़ा ही क्यों चूज़ किया? बर्गर्स भी थे, रोल्स भी थे, बड़े-बड़े ब्रांड्स जैसे डोमिनोज़ था, जैसे कि आपने बताया लापिना पिज़्ज़ोज़, पिज़्ज़ा हट, बहुत सारे थे और कई पिज़्ज़ा तो अभी बहुत कम हो गया और डोमिनोज़ तो अभी बहुत बड़ा हो गया। तो आपने वो मार्केट पेनिट्रेट कैसे किया था? फिर उसको पेनिट्रेट करने का ना रीज़न 2-3 थे कि जिस सिटी में मैं स्टार्ट करने वाला था, उस वहाँ की नीड को पता किया कि वहाँ पे नीड क्या है और क्या आइटम ऐसा है जो वहाँ नहीं मिल रहा। वहाँ पे नूडल्स भी मिल रहे थे, रोल्स भी मिल रहे थे, वहाँ बर्गर्स भी मिल रहे थे। बट वो मैकडी टाइप और उस स्टाइल के बर्गर नहीं थे, बट बर्गर मिल रहे थे, एक रेंज थी बर्गर की। पिज़्ज़ा बिल्कुल नया था। एक तो वो चीज़ हुआ कि एक नया आइटम है, इसको लेके चलते हैं। दूसरा टिकट साइज़, जो कस्टमर का टिकट साइज़ था। पिज़्ज़ा के अंदर मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा हाई भी होगा और एक रोटेशन वाइज़ फिट भी बैठेगा। मतलब एक 100-150 के आसपास सिक्योरिटी एक टिकट साइज़ हो सकता है कस्टमर का। वो कहीं न कहीं एक मेन रीज़न था सेल्स को मेंटेन रखने के लिए। अगर मैं बर्गर की रेंज में जाता तो 50 के आसपास इनफ हो जाता। आलू टिक्की बर्गर ₹30 का है, मोटे-मोटे के लिए तो 50। अगर कोई 2 फ्रेंड आ रहे हैं, तो ₹100 में एन्जॉय करके जा सकते थे। सेम नूडल्स की लाइन में, नूडल्स, मोमोज़-वोमोज़ जो बिलो 100 थे। हमें टिकट चाहिए था अबव 100 वाला। तो वो पिज़्ज़ा कहीं न कहीं फिट बैठ रहा था और एक ऐसा एम्बियंस देना कि जहाँ लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के आके एक रेस्टोरेंट उनको फ़ील हो कि भई हाँ, एक क्यूएसआर रेस्टोरेंट ऐसा है, जहाँ हम पूरा एसी-वेसी लगा है, नीट एंड क्लीन है, पूरा हाइजीन है और हम एन्जॉय कर रहे हैं। वो 2-3 चीज़ें थी और वो पिज़्ज़ा के अंदर फिट बैठ रही थी। ओके। और अ, जो कंपनी का नाम होता है, वो बहुत मायने रखता है। आपने पिज़्ज़ा गैलेरिया कैसे चुना था? यार, ये बिल्कुल रैंडमली था। जब गुड़गाँव में रहता था तो घूमता बहुत था। तो गुड़गाँव के जब स्टार्टिंग में आया था तो वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देख के ऐसा लगा था, बट हर चीज़ जब नई दिखती है तो आप एक्सप्लोर करते हो। तो जब भी हमें टाइम मिलता था हम लोग घूमते थे। तो यहाँ मिसलगाँव में गलेरिया मार्केट है, करेक्ट। ठीक है। वहीं से वो हिट हुआ था कि गलेरिया, जब हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि भई हम लोग
रेस्टोरेंट का बिजनेस करेंगे, पिज्ज़ा का बिजनेस करेंगे, तो नाम क्या रखें? बहुत सारे नाम आ रहे थे कि भाई एक्स वाई जेड कुछ भी हम नाम रखें। आजकल वो नाम भी हो गई तो हमने सोचे थे, आजकल वो है लूंगा तो ऐसा था कि भाई ये उनके ऊपर ही है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें तो जम नहीं रहे थे। तो एकदम से ध्यान आया कि क्यों ना गलेरिया हम रखें। मुझे नहीं मालूम था कि ए हब ऑफ द शॉप, ए हब ऑफ द यूनिट ऑफ गलेरिया का कुछ ऐसा मतलब होता है। बस जुड़ गया ना। पिज्ज़ा आइडेंटिफाई कर रहा था मेरे आइटम को, क्या मैं बेच रहा हूँ। गलेरिया जच रहा था, तो फटाक देसी चलो भाई कर दिया। और उसके, क्योंकि गैलेरिया एक बहुत बड़ा नाम था, उसके माध्यम से कुछ लीगल नोटिसेस कुछ आए आपके लिए? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। कोई गलेरिया अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग हम्म। अलग स्टाइल में, अलग अलग फॉन्ट्स में रजिस्टर था। वो भी बाद में पता चला कि किस किस कैटेगरी वाइज है। बट लकली, लक्की कहूंगा मैं अपने आप को, कि फूड इंडस्ट्री के अंदर गलेरिया नहीं था रजिस्टर। गलेरिया का कोई ट्रेडमार्क नहीं था, गलेरिया कुछ नहीं था। हम लोगों ने अप्लाई किया, सब कुछ मिला, हमें ट्रेडमार्क भी मिला, हमें कॉपीराइट्स भी मिल गया। एंड लोग कहते हैं कि बिना पैसे से आप बिजनेस चला नहीं सकते हैं। तो फंडिंग क्या रियली नेसेसरी है? जो इक्विटी फंडिंग हो या लोन भी हो, क्या पैसा इतना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसके बिना चला भी नहीं सकते हो? यार, बगैर पैसे के आप बिजनेस चला सकते हो, बट इतना बड़ा नहीं चला सकते और इतना लार्ज स्केल में आप नहीं कर सकते। हर चीज़ को करने में पैसा चाहिए होता है। हम्म। आप मार्केटिंग करोगे तो पैसा चाहिएगा। एक लिमिटेज होती है, लिमिट होगी कि कहीं ना कहीं आप स्टॉप हो जाओगे, कि उसको बड़ा करने के लिए पैसा चाहिएगा। आप बूस्टअप अगर अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो उसका 10-15% आप मार्केटिंग अगर डालोगे, तो इवन दो कर पाओगे। फिर भी कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे, क्योंकि इच्छाई इंसान की कभी मरती नहीं है। हर दिन उसके लिए नया है और हर दिन वो यूँ सोचता है कि मैं कुछ और बड़ा करूँ। आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से? नहीं। भाग-दौड़ की उस ज़िंदगी में यूँ सोचता है कि मैं कुछ और कर जाऊँ, कुछ और कर जाऊँ। कुछ और करने के चक्कर में तो नीड है पैसे की, पैसे का बहुत बड़ा रोल है। उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। उसको किस तरीके, किस जगह पे आप यूज़ कर रहे हो, उसका अलग-अलग रोल्स है पैसे के। हम्म। अलग रोल पे अलग यूटिलाइज़ेशन उसका आप कर रहे हैं, तो सब कुछ है। अगर नहीं कर रहे तो भाई आप फंडेड ले लो, ना ना लो, डुबाना है तो कैसे भी डुबा सकते हो। तो आपने अभी तक फंडिंग लिया है आपके कंपनी के लिए, भले ही लोन हो, शार्क टैंक पे भी आप गए थे, बट इसके अलावा आप एक्टिवली किसी और के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं अभी? यार, हम लोग टोटली बूस्टअप हैं। हम लोगों ने कोई फंडेड नहीं लिया। हाँ, लोन वोन लिए होंगे कि हर नीड पड़ती है। जब स्टोर करने थे तो लोन भी लिए छोटे-मोटे, तो उनको भी ईएमआई के थ्रू वो जा रहे हैं। बट अब हम लोग सोचते हैं कि यकीनन इसको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करना है, तो फंड की नीड है। हम्म। वो फंड्स की नीड इसलिए यूटिलाइज में आ रही है। अब हमें लॉजिस्टिक्स सुधारना है अपना, कि फ्रेंचाइजी अगर हम मॉडल करें तो लॉजिस्टिक्स सबसे मेन प्रायोरिटी है। जो हम सप्लाई अगर टाइमली हमारी जाएगी और अच्छे तरीके से और एक सिस्टम से जाएगी, तो नीड होगी। हम लोग गोहाना से मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि गोहाना से मूव होके हम लोग बड़ी सिटी के अंदर आए, इवन दो गुड़गांव आ जाए हम लोग। वहाँ पे एक ऑफिस स्पेस हो और वन रूफ के अंदर हर चीज़ हो। फ्रेंचाइजी से लेके स्टोर की मार्केटिंग, अब प्लान से लेके न्यू स्टोर का सेटअप, इवन दोज हमारे एवरी एएसएन से लेके सिटी हेड तक की मीटिंग्स का अलाइनमेंट हो। तो तब एक फाउंडर जो अगर वन रूफ के नीचे रहेगा ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें करता है और उसको ये पता है कि अपने टाइम को किस तरीके से वो यूटिलाइज करके और अपनी टीम से काम करा सकता है। तो ये अब हमें नीड आ रही है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा अगर हम फंड रेज करेंगे, तो फ्रेंचाइजी आउटलेट के साथ साथ कुछ जोन वाइज हम लोग अपने कंपनी के भी आउटलेट्स ओपन करें। जब हम श्योरिटी से ये कह सकते हैं फाउंडर्स को, सॉरी, हम श्योरिटी से ये कह सकते हैं इन्वेस्टर को, कि आप लोग इन्वेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो आपका पैसा सेफ है। आपका पैसे को हम इतने परसेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम्म। तो वो यकीनन अब नीड है। और कई सारे जो सक्सेसफुल अभी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि मान लो आप मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के हो गए, और रितेश अग्रवाल ओयो के, और कुणाल शाह जो क्रेड के हो गए, सारे सारे
उन्होंने ड्रॉप आउट किया है। तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू रन अ बिज़नेस? यार एजुकेशन बहुत नीड है, और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है आपने बीटेक कर लिया तो आप इंजीनियर बन गए, आपने या एमबीए कर लिया तो आप एक मैनेजमेंट की स्किल सीख गए हो, या फिर आपने डॉक्टर्स अगर एमबीबीएस कर लिया तो आप डॉक्टर बन गए। हुँ, एजुकेशन का मतलब है आप कितने अच्छे इंसान बने, और कितना अच्छा आप अपने समाज के लिए आप सोशल एक्टिविटीज में काम कर सकते हो, या फिर किसी उस प्रोफेशन जिस प्रोफेशन की आपने पढ़ाई की है। मैं बीटेक मैंने किया हुआ है, बट मैं फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक, आप कितना अच्छा और कितने आराम से उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। एजुकेशन का वो मेन रोल है। आजकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई है कि अगर मैंने आईआईटी या आईआईएम से किया तो मैं स्टार्टअप ही करूंगा। हुँ, एक कल्चर सा हो गया था ऐसे बीच में कि किसी ने अगर बीटेक किया तो वो एक अच्छा खासा बड़ी एमएनसी कंपनी में ही जाके जॉब करेगा, या फिर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही लाइन में जाएगा। नहीं, एजुकेशन को अलग तरीके से देखो। मतलब जो आपके अंदर है ना, आपने अच्छी चीज़ें सीखी, अच्छा चीज़ आप वहाँ से कुछ ना कुछ ग्रैब करके आए। नंबर्स पे कभी बिलीव नहीं होता कि 90% लेने वाला ही सब कुछ करता है। भाई 40% वाले बहुत कुछ कर जाता है। उसका पैशन, तो आपने जिनके एग्ज़ाम्पल दिए उनके अंदर पैशन था। कुछ कर दिखाना था उनको। तो वो लोग कर दिखाने का था, तो डेफ़िनेटली एक दिन वो सक्सेस हुए, और सारी दुनिया आज उनको जानती है। और सबसे बड़ा इंडिया के लिए एग्ज़ाम्पल आपने रितेश अग्रवाल का दिया। ड्रॉप आउट हैं, बट वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। हुँ। उनका पैशन था कि मुझे ये करना है तो करना है। तो यार जब आ जाता है ना आपके अंदर पैशन पूरा हो उसको करने, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें होती हैं। तो एजुकेशन के साथ पैशन ज़रूरी है। ये अमन वाली लाइन में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सच में एजुकेशन के साथ पैशन बहुत ज़रूरी है। अगर पैशन नहीं है, तो कुछ नहीं है। बट कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए आपको एजुकेशन लेना भी पड़ेगा। आई थिंक जो जैसे मैं कई सारे लोगों को भी बताता हूँ, वो पीएचडी बहुत ज़रूरी है, बट वो पैशन, हंगर और डिज़ायर, ये चीज़ भले ही आप कितने भी बड़े हो जाओ और जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपके पास ये जो पीएचडी नहीं है, जो पैशन, हंगर और डिज़ायर, तो उसके सिवा आई थिंक आप कुछ ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएँगे आप। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू पुट अक्रॉस। और आपने अभी एक स्टोर से लेके समवेयर अराउंड 126 स्टोर्स आपने किए हैं। तो आपका बिगेस्ट लर्निंग लेसन क्या रहा है? ये बिगेस्ट लर्निंग लेसन यही था कि कभी भी ज़िंदगी में स्टॉप मत हो। आप किसी चीज़ को अगर कर रहे हो, तो मैंने जो सीखा, उसको करते जाओ। और बिल्कुल अगर आप सच्चे मन से और दिल से कर रहे हो ना, तो वो यकीनन बहुत बड़ी भी होगी। तो मैंने भी यही चीज़ सीखी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी ज़िंदगी की, कि जब आप कुछ नहीं करते ना, मतलब जब नॉर्मल से करते हैं, तो आपको बिल्कुल आम समझा जाता है कि आप नॉर्मल से हो, सब कुछ कर रहे हो। और कुछ जब थोड़ा-सा ठीक-ठाक करने लग जाते हो, तो आपके इर्द-गिर्द के अपने यारे-प्यारे ही परेशान करते हैं। हुँ, हुँ। तो जो मैंने सीखी है, उन सबको को इग्नोर करो। कि जब आप कुछ लग रहा है कि हाँ, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते में भाई ब्रेकर्स भी आते हैं, खड्डे भी आएँगे, हो सकता है बिल्कुल रोड भी ना आए एक दिन, बट आप जब चलते जाएँगे तो एक दिन रास्ता साफ में मिलता है। तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, जो हमने सीखी कि कभी भी बैकफुट मत हो। डाउनफॉल आता रहता है, हर चीज़ का आता है। अब उस ग्राफ को किस तरीके से आप कर रहे हो, किस स्ट्रैटेजी पे आप उसको अप कर रहे हो, तो वो हमने वो चीज़ सीखी थी। 1 से 100 प्लस की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। बहुत कुछ टफ था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइट्स की। वो इवन दो अगर मैं बात करूँ ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इवन दो अलग-अलग स्टेट में जाते तो लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें होती थी, जो चैलेंज होते थे। बट उनको समझा, किस सिटी में, किस स्टेट में किस तरीके से काम होता है, वो सब कुछ समझ के उनको किया क्लियर। इवन टीम हैंडलिंग को कैसे करना है, वो सारी बारीकियाँ समझी। अपने सप्लाई चेन को कैसे आउटलेट टू आउटलेट बिल्कुल फ्रेश पहुँचाना है, वो सब कुछ सीखा। इवन उस हर तरीके के वेंडर्स, क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है। हुँ, हुँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी सीखने की, तो हमने सीखी।
एंड जैसे कि आपने बताया था कि डाउनफॉल्स भी होता है, तो आपके लिए वो लोएस्ट मोमेंट क्या था आपके लिए जो पिज़्ज़ा गैलेरिया में नहीं, अब तो मैं बंद करने वाला हूँ, ऐसा कुछ मोमेंट आया था? यार वो कोविड का ही दौर था एक ऐसा, जिसने हर इंडस्ट्री को हिलाया था। हायर रेंटल थे और स्टाफ था कि स्टाफ को ये नहीं कह सकते भाई बैक आप लोग जाइए आप ये चीज़ें, क्योंकि वो हमारा परिवार था, वो भी हमारे सहारे थे। और जब कोविड आया था तो टोटली शट डाउन, और ऐसा कि लैंडलॉर्ड मान नहीं रहा है। कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे थे कि जो मान गए थे, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई हमें तो रेंटल चाहिए, हम तो इस पे गुजारा करें। मतलब जिन लोगों का लाखों लाखों रेंट रहा था वो हमें कह रहे कि भैया हम तो गुजारा ही आपकी दुकान से हो रहा था। हुँ। मतलब ऐसी चीज़ें आ गई थी कि भाई करे तो करे क्या, किस मोड़ पे जाए। तो वो कोविड वाला ही दौर था ऐसा। और जब चीज़ें कई बार आप अपनी बजाय औरों के लिए जीना स्टार्ट कर देते हैं, और औरों के लिए जब दो देखते हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपको हिट कर जाती हैं कि भाई तुम अपने लिए तो ठीक है जो कर रहे थे, बट औरों के लिए जब आपने सोचा कि इसका भी भला हो जाए और इसका भी अच्छा हो जाए, और वो लोग जब आपको इस तरीके से ट्रीट, एक नेगेटिव वे में ट्रीट कर जाए, तो तब लगता है क्यों कर रहा है यार, किसके लिए कर रहा है। तो वो एक ऐसा दौर भी आया था कि इसको शट डाउन करो यार, जब अपन एक दो के लिए खुश हैं, और जब औरों के लिए चले तो वो अलग तरह के एलिगेशन पे और अलग तरह के प्रोसेस पे जब चल रहे हैं, तो करो शट डाउन यार, कुछ और कर लेंगे। तो ऐसा भी एक आया था कि दौर। बट कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद ऐसे हुआ, नहीं अब इनसे लड़ेंगे, मतलब एक फाइट करेंगे। जब हम लोग सही हैं, हम लोगों ने अच्छा किया है और हम लोगों ने दिया है, तो आज ये आ रहा है, क्या पता ये आज ये सिखाने के लिए आ रहा हो, इससे और बड़ा करना हो। तो वो हमें फिर बाद में पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हुआ कि यार बैकफुट मत हो, इससे लड़ना सीखो। और ये जो चीजें आज आ रही है ना, जो थोड़े समय में आ रही है चीजें, क्या पता ये बहुत कुछ बड़ा करवाने वाली हो, आज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जब अपन मटका बनाते हैं तो मिट्टी लेके आता है यार, मिट्टी लाए, उसको कई दिन तक ऐसे ही रखा, गीला रखा, गीला करके बिल्कुल वो सॉफ्ट करके उस पे चाक के ऊपर लगाते हैं, उसको शेप देते हैं। शेप देके भी उसको अलग अलग तरीके से, अगर मिट्टी ऐसे समझने लग जाए कि भाई मेरे को तो पीट रहे हैं, मेरे को गीला कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, और शेप उसको जब दिया, और फिर उसके बाद भी उसको तपा रहे हैं, हुँ। उसको पूरा भट्टी के अंदर डाल दिया। अगर मिट्टी को वहां पे गुस्सा आने लग जाए कि भाई मेरे साथ क्या था, पहले मेरे को अच्छे से पानी से किया, गीला कर दिया मुझे, अब फिर थपेड़ भी दिया, मेरी पिटाई भी कर दी, और मुझे आज आग में भी डाल दिया, और फिर वो बाद में जब निकल के आता है, वो सारी दुनिया की प्यास बुझाता है। हाँ। तो वही चीज़, वहीं से एक लर्निंग आई थी कि यार ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, आज तुम थपेड़े जा रहे हो, एक हरियाणा में हम लोग की कहावत है कि थपेड़े जा रहे हो। थपेड़ना मतलब तुम पीटे जा रहे हो, ठीक है, तो इसको सहन करो। सहन किया, तप हुआ, तप के बाद यार शार्क टैंक मंच तक पहुंच गए, उस जलने तक गए। तो वो चीजें थी। ओके। और आपने बताया था कि आपने शार्क टैंक पे गए। एक बार नहीं बट आई थिंक 3 बार गए थे। तो अगर आज किसी को शार्क टैंक पर जाना है, तो उसको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? सबसे पहले माइंडसेट, हुँ, हुँ। आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना है। आपको आपके बिजनेस की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता है कि आप किस तरीके से क्या जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जा रहे हैं जिन्होंने 2 4 5 6 महीने हुए हैं, बट वो शार्क टैंक तक पहुंच गए। उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी सब कुछ थी, बट उन्होंने अचीव किया ना। तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो, आप हर चीज़ पे आप प्रिपेयर हो। जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, जितने सारे उनके राउंड्स होते हैं कुछ दिनों के बाद, तो वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस ही मांगते हैं। वो सारा फॉर्म फिल करके, वीडियो करके, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, क्या आपका एम्बिशन है, क्या क्या विजन है आपका। तो वो सारी सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, और बहुत इजी वे में पहुंच सकता है बंदा। तो शार्क टैंक पर अगर आपने वहाँ पर फाइनल पिच भी किया है, तो कितने स्टेप्स रहते हैं उसके पहले? कितने फ़िल्टरेशन राउंड्स रहता है? 3 ही राउंड होते हैं। हुँ, हुँ। आपका एक तो ऑनलाइन राउंड होगा, जब आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। तो उसके बाद फिर आपको एक टेलीफोनिक कॉल आती है, टेलीफोनिक इंटरव्यू वगैरह होते हैं। आपकी वेरीफाई करती है वो चीज़ें कि सच में आप करते हैं या नहीं करते, एक्स वाई जेड है, और रियल में ये बिज़नेस है या नहीं। आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके अदर्स लिंक के थ्रू वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि सच में ये बिज़नेस है, क्या नहीं है, वो चीज़ें होती हैं। फिर आपको एक प्री ऑडिशन का कॉल आता है,
प्री ऑडिशन के लिए आपके नियर अबाउट सिटी, वो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई कहीं पे भी होगा, जहाँ की आप चॉइस आप डालेंगे, तो वहाँ के लिए वो लोग सिलेक्ट करते हैं। उस प्री ऑडिशन के अंदर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सेम उसी तरीके से जो आपने पिच तैयार की है, आप किस तरीके से बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, वो आपको एक अपना ऑडिशन देना होता है। उस ऑडिशन के बाद आपको 1 या 1.5 महीना लगता है, आपको फाइनल कॉल आती है। अगर आप उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपके पास टैंक की कॉल आती है, टैंक के लिए कि आप XYZ हमारी डेट होगी और आप किस स्लॉट में और किस डे आप आना चाहेंगे। बट उनकी वहाँ पे भी श्योरिटी नहीं होती कि फाइनलाइज मेल आएगी तब आप लोग आएंगे। टैंक में आए, टैंक में आपको पूरा सेट दिखाते हैं वो लोग, आपको प्रिपेयर कराते हैं कि ये चीज़ें होंगी, आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है आप इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, रिहर्सल होगी छोटी मोटी। फिर फाइनली वो टैंक वाला जब दिन आता है तो बिल्कुल सामने आप जाके जो बोलना होता है, जिस तरीके से आपने तैयारी की हुई है आपको बोलना पड़ता ओके। एंड आपने शार्क टैंक पे पिच किया था, उसके बाद पिज़्ज़ा गैलेरिया पे इम्पैक्ट क्या आया था? है यार। शार्क टैंक जैसा मंच मिलना बहुत नसीब वालों को है कहूँगा, और इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया। लोग जानने लग गए कि हमारे आसपास का ये ब्रांड वहाँ तक पहुँचा है। लोगों को ये पता चला कि प्योर 100% वेज पे काम करने वाला भी कोई इंडिया में ब्रांड है। और बिल्कुल छोट और एक चीज़ ये और पता चली कि छोटे शहरों से भी निकल के लोग बड़ा धंधा बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ये चीज़ें भी पता चली। बिल्कुल लाइफ बदल गई। बहुत सारे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग साउथ में जाके आउटलेट खोलेंगे। आज हमारे मुंबई में, पुणे में और बैंगलोर में हमारे आउटलेट है। तो बहुत अच्छे हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये शार्क टैंक की वजह से इम्पैक्ट था। और जो ये चेंज हो रहा है, मतलब एंटरप्रेन्योर की दौर आया हुआ है, तो उसमें बहुत अहम रोल इसने रखा है। और हमने आपकी जो फाइनेंशियल्स भी चेक की थी, और उसमें हमको पता चला कि आपका 75,000 से 5.2 CR का रेवेन्यू हुआ है। तो वो कैसे हुआ? यार वो आउटलेट्स बढ़े, फ्रेंचाइजी बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है शार्क टैंक के बाद जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को जानने लग गया, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी था कि हम लोग इनके साथ जुड़ के बिजनेस करें। वो लोग जुड़े और उन लोगों ने धंधा बनाया, और उसके साथ वो फाइनेंशियली हमारी भी ग्रोथ हुई। वो फ्रेंचाइजी फीस से हो, वो सप्लाई ऑफ चेन से हो, या फिर वो डेली की हमारी सेल्स से। कहीं ना कहीं सेल्स भी हमारी 2x 3x स्टॉप हुई है आके। जब शार्क टैंक आया था तो हम 5x 10x तक के सेल्स पे गए थे, बट उसके बाद वो धीरे धीरे 2x 3x भी बहुत बड़ा जंप होता है। हम्म। और तो 5 लाख वाला स्टोर जब 10 लाख की सेल करता तो डेफिनेटली वो सेल्स पे ग्रोथ आती। और आपका एक फेमस टैगलाइन था, अम, खुल गया भाई खुल गया, पिज़्ज़ा गैलेरिया आपके शहर में खुल गया। तो वो कहाँ से आया था आपको? यार जब अपन गांव में या शहर में रहते ना, तो उस टाइम पे ना एक अनाउंसमेंट होती थी आपकी रिक्शा पे, आपने कभी नोटिस किया हो, हम्म। तो टैप चलता था। करेक्ट। तो या कुछ भी आता था तो वो बोलते थे खुल गया भाई खुल गया खुल गया, वो अट्रैक्ट होते थे लोग। तो अपन ने भी वही चीज उठा ली कि कहीं जाएंगे अनाउंसमेंट करेंगे, बताना ही तो है, काहे को शर्माना। तो अपन लोग लिखते थे खुल गया भाई खुल गया, अब आपके शहर में पिज्जा गलेरिया खुल गया। जैसे सर्कस आता था ना, जब हम्म। आने वाला है, खुल गया सर्कस खुल गया, तो वहीं से वो लाइन उठी। और आज भी आप वो यूज़ करते हैं लाइन को? यार मैं बोलता हूँ ना कि अपने रूट्स को और उन चीज़ों को हम नहीं भूलते। जो हम लोग उन चीज़ें बचपन में देखी है, सीखी है, तो उनको यूज करो, तो वो अपना फील कराती है ना। हम्म। अगर आपके सामने कोई नटराज की पेंसिल या शार्पनर रख दे, तो 1 मिनट में आपको ध्यान क्या आएगा? करेक्ट। बचपन आएगा ना। करेक्ट। तो वही चीज़ें यार, उन चीज़ों को यूज करना चाहिए। वो चीज़ें हर किसी चीज़ के दिमाग में जहन में होती है। और आप ये भी यूज़ करते हैं कि जब भी आप नए स्टोर ओपन करते हो, 300 पिज़्ज़ा फ्री, ये कहाँ से आया? वो बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। जब मैं मेरी टीम के साथ हम लोग बैठे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह की मार्केटिंग करें न्यू आउटलेट्स के लिए। अगर डिजिटल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेटा की तरफ से चैलेंज आ रहे थे, हम्म। या फिर
अदर फैक्ट में किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को लेके आ रहा, तो कॉस्टिंग का चैलेंज आ रहा था। या फिर अगर हम फ्लेक्स मार्केटिंग कर रहे हैं, तो परमिशन लगा के होर्डिंग लगाएं तो एक एक होर्डिंग 50,000 60,000 रुपये का मिलता है। तो वो कॉस्टिंग का आ रहा था। तो क्यों ना हमने सोचा कि अपन यार जो खर्चा उस पे कर रहे हैं, तो अपन कस्टमर पे क्यों नहीं करते। अपना प्रोडक्ट भी ट्राई होगा, और 300 के बदले 1,000 लोग भी आएंगे। हम्म। हम लोग एक चीज़ कहते हैं, फर्स्ट 300 कस्टमर, बट उसके अगेंस्ट में हम लोग 1,000 कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Okay. पहले आओ पहले पाओ। 300 कस्टमर आएंगे, आपके प्रोडक्ट वो ट्राई करेंगे, उसमें से 300 में से वो और अपने और भी लोग लेके आएंगे। को लेके आएंगे, उनको ओके। बताएंगे। मतलब 300 मतलब एक एक बंदे को भी बताएगा, तो 600 लोगों तक पता चला। फर्स्ट डे आपको 600 लोग रीच कर रहे हैं। 600 में से सेकंड डे अगर 200 लोग भी आ गए, तो आपका कस्टमर बना। रेफरेंस मार्केटिंग हुआ, आपके प्रोडक्ट को ट्राई किया। और कॉस्टिंग क्या आया, अगर एक फ्लेक्स में लगाता एक महीने के लिए, मुझे 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता। हम्म। वही काम मेरा 10,000 रुपये में हो गया। आई थिंक वो एक बहुत जीनियस है। आप 300 पिज़्ज़ा फ्री दे रहे हो बट 1000 कूपन्स दे रहे हो, और सारे के सारे लोग आ रहे हैं, बट दैट्स अ ब्रिलियंट मूव आई वुड से। और आ, अगर मान लीजिए आपने कभी क्लाउड किचन के बारे में सोचा है, आपके बिजनेस के बारे में, क्लाउड किचन, सिर्फ क्लाउड किचन्स के बारे में? क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि चलो सिर्फ क्लाउड किचन कर देते हैं और स्विगी जोमेटो में लॉन्च कर देते हैं। तो आप स्टोर्स क्यों ओपन कर रहे हैं अभी? यार क्लाउड किचन कोई बिजनेस नहीं है। क्लाउड किचन मतलब कि आप किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड, जोमेटो स्विगी या एक्स वाई जेड जो भी एग्रीगेटर आ रहा है। यार इन लोगों ने धंधा किस पे बनाया? द एंटायर अदर अदर बिजनेसेस। बिजनेस के ऊपर, अदर रेस्टोरेंट पे उनकी कमियां पकड़ के। और वो लोग जहाँ 15 16 18% के कमीशन पे स्टार्ट हुए थे, आज वो लोग 25 से लेके 28% के कमीशन पे बैठे हैं। एंटायर की फिर वो बाद में वो लोग बोलते हैं, आप एड्स क्लिक ले लीजिए, आप ये एक्स वाई जेड स्कीम्स ले लीजिए, आपकी ये चीज। यार रेस्टोरेंट को संभालने की बजाय, उसको ग्रोथ प्लान बताने की बजाय आप सेल्समैन बन गए उनके। उसका पैसा उसी से। मतलब यार क्या, कौन सा क्लाउड किचन बिजनेस है? और कितने में क्लाउड किचन कहूंगा भाई, जो स्टार्ट हुए और एकदम से शट डाउन। बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्टार्ट किया और शट डाउन कर दिया। क्लाउड किचन सच में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के आपको एक सपना दिखाना है। यार सपने देखना, आंखें खोल के देखो भाई। तो मैं क्लाउड पे बिलीव नहीं करता। वेज ही क्यों? मैंने टैंक में भी बोला था साफ एक चीज, कि जब मेरे गुरुजी ने बोला था कि किसी की जी हत्या करके अपना पेट मत भरना। और नॉनवेज में तो खाता ही नहीं, हम्म। और ना मुझे पसंद। तो वेज के अंदर जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि हर चीज़ वेज से ही है और वेज का ही बहुत कुछ है, तो क्यों ना वेज पे ही काम किया जाए। और जब गुरुजी ने बोला था कि भाई किसी की जी हत्या करके अपना पेट नहीं भरना, तो वो पिंच कर गई थी चीज़ें। पिन हुआ कि भाई नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। पहले भी एथिक थे ऐसे कि करेंगे नहीं, फिर वहाँ से भी एक चीज़ ऐसा होगा कि काम करेंगे तो प्योरली वेज पे ही करेंगे। और फ्यूचर में कोई प्लान है? कभी भी नॉन वेज नहीं ऐड होगा यार। अगर इंडिया से बाहर भी पिज्ज़ा लिया जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको कब देखेंगे तो मेक इन इंडिया और 100% वेज का टैग होगा। ओके। ओके। एंड आपने कई सारी जगह पर भी कहा है कि लोकल टच बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आपने टीम मेंबर्स के बारे में लॉयल्टी की बात बताई। कस्टमर लॉयल्टी एट टायर 2 एंड टायर 3 वो कैसा है? वो यार बहुत अच्छा है। वहाँ के लोगों को ना कभी डिस्काउंट्स में मतलब नहीं होता। क्वालिटी पे वो लोग बिलीव करते हैं। वो लॉयल, अगर आपकी कुछ कमियां हो जाती है ना, वो आपको सोशल मीडिया पे फाइट नहीं करते आपके साथ। आपको सोशल मीडिया पे टैग करके एक्सवाइजेड चीजें, वो आपके पास आते हैं, आपके फेस पे जाके बोल के जाते हैं, भाई ये कमी है, इसको सुधार ले। हम्म। तो वो लॉयल्टी है। ओके। ठीक है। मतलब आता सब कुछ है उन लोगों को, बट वो जब अपनापन समझ के और चीज बता के जाते हैं ना, वो भले के लिए चीज होती है। तो वो, इसलिए मैं उनको भी लॉयल मानता हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट मैं बताऊंगा। एक हमारे कस्टमर थे पानफेस्ट आउटलेट पे। तो पिज्ज़ा के अंदर कुछ चैलेंज आ गए थे हमारे साथ,
कि वो एक साइड से बेक हो रहा था, एक साइड से नहीं हो रहा था। तो खाने को तो हल्का-सा हमें भी लग रहा था कि भई हाँ, 80% के आस-पास बेक है तो चला जाएगा। बट कस्टमर आया, उसी स्लाइस को लेके आया, बोला भाई बाकी स्लाइस बहुत अच्छी थी तेरी, चाहता तो मैं इसको भी खा जाता, मैं तेरे को दिखाने आया हूँ और तेरी मशीन में ये कमी है। कि वो टेक्निकली बंदा था और वो किसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था, उसको पता था कि ये इस पॉइंट से आ रहा है। बोला मैं खा के चला भी जाता, बट मुझे ये लगा ना कि भई हाँ, मेरे आस-पास के भाइयों ने बना रखा है और खुद कर रहे हैं। तो उसने बताया कि मशीन में ये कमी है, इतना टेम्परेचर और सेट कर ले और टाइमिंग को थोड़ा-सा और प्लस कर। और कोई एक पिन था उसके अंदर, बोला उसमें पिन को होल को ओपन कर दे, वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। अगर नॉर्मल अगर कस्टमर होता क्यों बता के जाता? हुँ, उसकी लॉयल्टी थी, उसने बताया कि भई उस नॉलेज थी उस चीज़ की, तभी बता के गया। ओके। एंड आप आपको क्या लगता है कि सिंगल फाउंडर इज़ बेटर, डबल फाउंडर इज़ बेटर और 3 फाउंडर्स आर बेटर? आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सबसे बड़ी चीज़ ये डिपेंड करती है। ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि एक फाउंडर अच्छा कर सकता है या 2 करेंगे या 4 करेंगे, 5 करेंगे। एक कुछ लिमिट तक करता है, कुछ एरिया तक ये चीज़ें लेके जाता है कि भई हाँ, मैं यहाँ तक विज़न है। जब आपको विज़नरी चीज़ें आती हैं, तो आपको 2 फाउंडर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके को सीएफओ आ जाए कोई अच्छा। कुछ भी चीज़ में एक रोल प्ले करने वाले अलग-अलग जब आते हैं और जब मल्टीपल माइंडसेट होते हैं और एक विज़न पे काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो सक्सेस ना है। कभी किसी आपने देखा है कि अकेले बंदे ने कंपनी खड़ी कर दी हो, उसके पीछे हज़ारों माइंड्स होते हैं, हज़ारों प्लानिंग स्ट्रैटेजी जुड़ जाती हैं फिर। तो मल्टीपल फाउंडर्स या मल्टीपल बंदों की टीम या मल्टीपल माइंड्स कहूँगा मैं, वो बेटर होते हैं। बट विज़न क्लियर हो, सबका पैशन हो और सबका मिशन एक हो, तब वो सक्सेस होते हैं। ना तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी ऐसी होंगी, स्टार्ट किया एक ने, आए 2, 4, 5, छठा बंदा ऐसा आ गया जिसने सब कुछ डुबा दिया। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। जब तक विज़न, मिशन नहीं है, तो कुछ नहीं। ओके। एंड आपको आपने 2015 में स्टार्ट किया था। क्या चैलेंजेस उस समय पे थे और क्या लगता है अगर कोई बंदा आज स्टार्ट करना चाहता है, वो आसानी से वो स्टार्ट कर सकता है? यार उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंज ऐसे थे, एक तो अवेयरनेस नहीं थी सोशल मीडिया की। दूसरा इतना ईज़ी नहीं था कि अपने आप को कहीं चीज़ों पे रजिस्टर करो या आपको कोई भी उस टाइम पे तो वैट टैक्स होता था, जीएसटी तो बीच में आया। वैट कैसे लेना है, आपको फसाई कैसे लेना है, यहाँ पे आपको म्यूजिक राइट्स कैसे लेने हैं रेस्टोरेंट के, अदर लाइसेंस किस तरीके से है, सिंगल विंडो नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी सिंगल्स विंडो हो गई हैं और आपको बिल्कुल एक क्लिक पे सब चीज़ें अवेलेबल आ जाती हैं। कहीं न कहीं आपका टाइम बचता है कि आप किसी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए जो आपका टाइम निकल रहा था, आप एक क्लिक पे वो काम करा सकते हैं और अपने उस टाइम को कहीं न कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो चीज़ कमियाँ थी। दूसरा आर-एन-डी करना और क्या प्रोडक्ट फिट बैठ सकता है। उस टाइम पे चैलेंज होता था। अगर एक चीज़ चल रही है तो वही चलती जाती है कि दूसरी आप ट्राई नहीं करा सकते। दूसरी ट्राई कराओगे तो आपको रिस्क होता था कि कस्टमर यार ये निकल ना जाए हाथ से या ये इसको ये चीज़ आए तो ये वो चीज़ों में चैलेंज। आज बहुत ईज़ी आप कस्टमर को नई चीज़ ट्राई करा सकते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट बाउंड हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को आज एक फूड आउटलेट करनी है, तो व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू सेट अप? यार अगर किसी को फूड आउटलेट्स करना है ना और बहुत अच्छा करना है तो आजकल ना कार्ट्स का बहुत बड़ा बिज़नेस बनने वाला है। कार्ट्स वो नहीं, बिल्कुल छोटी-सी नहीं, अब फूड ट्रक टाइप की हुँ, करो, हुँ। जिनके लिए गवर्नमेंट्स भी बहुत सपोर्ट्स कर रही है। बहुत सारे लाइसेंस जो हैं बहुत ईज़ी वे में मिल रहे हैं और अलग-अलग गवर्नमेंट्स की अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ भी हैं। तो फूड ट्रक बिज़नेस करो, बिल्कुल नीट एंड हाइजीन प्रोसेस पे करो। आप कॉफ़ी शॉप उसके अंदर कर सकते हो। आप प्रॉपर प्योरली हाइजीन बेकरी शॉप कर सकते हो, फूड ट्रक के अंदर। आजकल रैप का, सबवे का, सब टाइप का बिज़नेस आ रहा है, वो उसके कार्ट के थ्रू कर सकते हो आप। तो फास्ट ग्रोइंग अगर करना है तो फूड ट्रक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल बनने वाला है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है इंडिया में। आप उसमें एंटर करना चाहते हैं? या डेफ़िनेटली हम लोग तो सर्च भी कर रहे हैं कि हम लोग कितना फास्ट और कितनी अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा को उसके ऊपर फूड ट्रक के ऊपर लेके आएँ और हम लोग
उसके लिए हमारा मॉडल भी रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा ग्लिरिया एक्सप्रेस के नाम से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। वो मेट्रो सिटी के अंदर होगा, वो हाईवेज़ के ऊपर होगा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, कि जहाँ से डेफ़िनिटली धंधा आने का है आने का आपको। हम्म। और कम टीम पे काम होता है, शॉर्ट टीम में होगा, क्योंकि रेंटल आजकल बहुत हाई हो चुके हैं। ज कहीं न कहीं रेस्टोरेंट को शट डाउन करने का सबसे बड़ा रीज़न रेंटल है। हम्म। हायर रेंटल की वजह से भी चैलेंज बहुत आते हैं। तो वो रेंटल की इनकम, जो आप रेंटल के लिए आपका एक्सपेंस जा रहा है, वो कंट्रोल में होगा। आपकी मैन पावर कंट्रोल में होगी। आप जब प्रोडक्ट आपका फिट है, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो क्यों ना उसके ऊपर हम लोग जाएँगे अब, और लोगों तक बहुत जल्दी हम पहुँच जाएँगे। ओके। एंड आपने शार्क टैंक पे भी ये कहा था कि फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो आप ड्रास्टिकली स्केल करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आज किसी को फ्रेंचाइजी मॉडल लेना भी है, तो उनको क्या चीज़ें वो देखना चाहिए और उसके बाद लेना चाहिए फ्रेंचाइजी मॉडल? ये अब हमने ना अभी कुछ दिनों से फ्रैंचाइज़ी देने का बहुत कुछ चेंज किया है। हम लोग किसी को एज़ ए साइड बिज़नेस के लिए फ्रैंचाइज़ी नहीं दे रहे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि भैया मैं XYZ काम कर रहा हूँ या XYZ जगह जॉब कर रहा हूँ और हमें साइड बिज़नेस में फूड इंडस्ट्री का करना है। अब हम लोग कहते हैं कि भई अगर आपको प्राइमरी बिज़नेस अगर फूड इंडस्ट्री का बनाना है तो पिज़्ज़ा की फ्रैंचाइज़ी ले लो या कोई फूड का बिज़नेस आप कर लो। अगर आप सेकेंडरी सोच रहे हैं तो आप इसको 2, 4, 5, 6 महीने में शट डाउन नहीं कर दोगे, हम्म। क्योंकि वो उसके ऊपर अपना टाइम नहीं दे पाता। किस प्लानिंग पे उसको मार्केटिंग करना वो नहीं कर पाता। वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रांड के भरोसे रह जाता है कि ब्रांड ये करने वाला है, या ब्रांड आपको प्लानिंग देता है। ब्रांड आपको ये गाइड करता है कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया वो आपको बताता है। ग्राउंड लेवल पे तो आपको ही करना है। हम मॉडल भी फोफो ही करते हैं। हम हम्म। कोई फोको नहीं करते, हम कोको नहीं कर रहे। तो करना जब उनको है, तो हम लोगों ने वो क्राइटेरिया भी चेंज कर लिया अब, कि जिनका प्राइमरी जिनको बिज़नेस करना होगा, उन्हीं लोगों को फ्रैंचाइज़ी देंगे, और ऐसी जगह पे देंगे कि जहाँ कंपनी को भी लगता है कि श्योरिटी से चलेगी। बट फ्रैंचाइज़ी ओनर पूरा डेडिकेशन के साथ मिलके एज़ ए पार्टनर बन के काम करे। और अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी देना चाहते हो, तो आप उनमें क्या देखते हैं? यार, सबसे बड़ी वही चीज़, पैशन, बंदे का क्या पैशन है, सच में वो फूड इंडस्ट्री के बारे में जानता है कि नहीं जानता। उसको ऐवें ही टाइम पास के लिए तो नहीं करनी। अगर करना भी है, तो वो कितने हद तक और किस तरीके तक कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग में ही पता चलता है, जब हम्म। हम हर चीज़ की ट्रेनिंग कराते हैं। पिज़्ज़ा मेकिंग से लेके पिज़्ज़ा डिलीवरी, कैशियर से लेके पूरा मैनेजमेंट तक का, हाउ आउटलेट की क्लीनिंग से लेके पूरा का पूरा प्रिपरेशन तक। उसकी ट्रेनिंग पे ही पता जाता है कि एक शॉर्ट टर्म की उसकी जब ट्रेनिंग रखते हैं कि भाई हाँ, पहले तुम एक ट्रेनिंग करके दिखाओ। तुम एटलीस्ट 1 वीक आके काम तो करके दिखाओ, कि तभी तो डिसाइड होगा कि तुम सच में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पैसा सबके पास है, बट उस पैसे को यूज़ करके, और सच में जब तक वो यूँ नहीं दिखाएगा ना मुझे काम खुद करना है और मैं करने करने वाला हूँ, तब तक ऐसा डिसाइड नहीं करते हम लोग कि इसको दे दिया। अभी भी बहुत सारी ऐसी फ्रैंचाइज़ी हमारे पास पेंडिंग है, चाहने को हम बहुत सारी खोल देते। कहीं पे भी देखा XYZ जगह, भाई कर दो ओपन, नहीं। हम पैसा बहुत सोच समझ के लगाते हैं कि भाई पैसा वेस्ट ना जाए उसका। उसकी फ्रैंचाइज़ी में उसने अगर लगाया, तो जो मैंने टैंक पे बोला था, फ्रैंचाइज़ी इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, हमारे हम्म। ब्रांड को देख के। जब वही पैसा नहीं कमाएगा, तो हम कैसे कमाएँ? तो हम उसे अपनापन देखते हैं उसके अंदर, कि भाई वो हम पे ट्रस्ट करके आ रहा है, हमारे ऊपर वो उसने 5 लाख 10 लाख रुपए फ़ीस भी दिया, और ऊपर से वो 20, 25, 30 लाख रुपए और भी लगा रहा है पूरा इक्विपमेंट, पूरा सेटअप के लिए। चलवाने की ज़िम्मेदारी, और जो हमने एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके से हमने अपने स्टोर चलाए थे, वैसे ही वो चलेगा। बट उनको करे तो सही। हम्म। और आपने अभी तक समवेयर अराउंड 126 स्टोर्स आपने ओपन किए हैं। तो क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप वो कैसे कंसिस्टेंटली सारी स्टोर्स में कर रहे हैं? यार, हर बिज़नेस की ना यूएसपी होती है, तो वो यूएसपी सेट है। और इवन दोज़ हमारी एसओपी जितनी भी हैं, वो डो बनाने की हो, वो सॉसेस की हो, वो सारी वो इन हाउस हमारी बनती हैं। हम्म। और सॉसेस वगैरह जितना भी है, वो हम लोग अपनी सप्लाई चेन के थ्रू, हमारी जो इन हाउस हमारी एक जगह प्लांट्स में हमारा बन रहा है, वहाँ से जा रही है। डो का पूरा पैकेजिंग हम लोग देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रैंचाइज़ी को मिक्स अप करना होता है, कि डो मिक्सर के अंदर इतना पानी डालो और ये इंग्रीडिएंट मिला के आपका डो बनेगी। बेकिंग टाइम फिक्स है, आपका टेम्परेचर पूरा सेट है।
आपकी मशीन्स का, आपने किस तरीके से कितनी हैंडलिंग डो की करनी है, वो सारा सेट है। तो वो कंसिस्टेंसी बनती है और वो फ़ील आता है कि कस्टमर को भाई मुझे डिफरेंस नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मैं कहीं का भी खा रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मैंने वही सेम टेस्ट गोहाना का आया था, वही सोनीपत खा रहा हूँ, वही मैं आज गुड़गाँव खा रहा हूँ। Okay. क्योंकि कस्टमर सर्कुलेट करता है। Okay. एंड अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? यार टीम में परिवार अगर मैं कहूँगा तो करीबन होगा 500-600 लोगों का, जो सारा परिवार ही है। अलग-अलग फ्रेंचाइज़ी ओनर भी हमारे परिवार हैं, हमारी टीम है वो। उन स्टोरों पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं वो भी हमारा ही परिवार है। तो 600-700 बंदों का होगा। और क्या ये आप मानते थे कि इनिशियली जो फाउंडर्स रहते हैं तो वो सारी चीज़ वो खुद करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब कुछ बाहर निकल के अभी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं एक स्टार्टअप कर लूँगा, फंडिंग उठा दूँगा और देन सारे लोगों को डेलीगेट कर दूँगा और मैं पीछे बैठ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके यहाँ पर भी अभी? अगर ऐसा कोई करता तो ना तो कोई बड़ा बिज़नेस बना पाता। आपको जब तक एक ही चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे टीम बिल्डअप कर पाओगे? और किस तरीके से आप फिर काम करा पाओगे? आज भी कुछ भी चीज़ नई होती है ना, तो मैं पहले सबसे ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं उसको सीखूँ, मैं उसको समझूँ, तभी तो उसको आगे बता पाएँगे। तो बहुत सारे फाउंडर्स हमेशा क्या करते हैं, सबकी आपकी जर्नी अगर देखेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया है। हुँ। उन्होंने सब कुछ किया है। इवन आजकल बहुत बड़ा अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, दीपेंद्र आज भी डिलीवरी करता है। हुँ। क्यों करता है? वो चेक करता है कि मेरे राइडर्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे रेस्टोरेंट पार्टनर को किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं। अगर वो समझता है, तो वो डिलीवरी के लिए निकल रहा है। ना तो क्या लगी है भाई, आराम से फार्म हाउस में रह रहा है, जो मन मर्ज़ी करे, वो गाड़ी है, सब कुछ है। क्यों वो बाइक पे घूम रहा है? क्योंकि उसको उसके रूट्स पता है कि जहाँ से उसकी मेन रीढ़ की हड्डी उसका राइडर है। अगर उसकी वो तकलीफ को सच में अगर 1% भी समझ जाएगा ना, तो वो कुछ हिलने नहीं देगा। हुँ। तो इसलिए वो ग्राउंड पे आ रहा है, वो देख रहा है। रितेश आज भी ओयो के किसी भी रैंडमली होटल में जाके स्टे क्यों कर रहा है? सोशल मीडिया पे नहीं आया बट वो स्टे करेक्ट, करता है। करेक्ट। क्यों करता है? कि मैं मेरे क्लाइंट को किस तरीके की सर्विस दी जा रही है, मेरी बैकएंड पे टीम कैसे क्या काम कर रही है। तो वो चीज़ें भाई फाउंडर्स को करना पड़ता है। मैं आज भी मेरे किसी भी आउटलेट्स पे चला जाता हूँ, चुपचाप गया, बहुत सारी टीम ऐसी होती है जो मुझे नहीं जानती या नहीं पहचानती, जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कोई पिज़्ज़ा सजेस्ट करो, वो किस तरीके से सजेशन कर रही है, कैसे वो अपसेल कर रही है, तो वो चीज़ें पता चलती है। तो हर किसी को करना पड़ता है। तो स्टेइंग ग्राउंडेड एंड एक एक बार 1-2 बार नीचे आके चेक करना इज़ मैंडेटरी। एंड आई थिंक जो लास्ट पॉइंट आपने बताया था, जो 2015 में आपने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर क्या था? आई थिंक 2020 या 21 में आपने भी कन्वर्ट किया था। तो वो कैसे हुआ था? यार उस टाइम पे तो ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल थे। कुछ ऐसा ही नहीं था कि भई सोशल मीडिया का जो मैंने बताया कि दौर नहीं था, कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी, लोगों की कनेक्टिविटी नहीं थी या लोग अवेयर नहीं थे। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों को ही पता था कि किस तरीके की क्या चीज़ें होती हैं। 20 के बाद आफ्टर कोविड हुँ, हुँ। बहुत कुछ चीज़ें समझी और बड़ी-बड़ी कंपनियों ने छोटी-छोटी जगह पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि सच में रियल में धंधा कहाँ पे है और कहाँ पे चैलेंज आ रहे हैं। तो जब वो लोग आ गए तो ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर भी अच्छे होते गए और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ वे में काम होना स्टार्ट हो गया। वो हायरिंग का हो या फिर वो लीगल पॉइंट्स के हों या फिर अदर जो भी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें मिली। एंड आपने ये भी कहा था कि शार्क टैंक में कि जो कॉस्टिंग वगैरह की है। तो अगर मान लीजिए आज किसी को एक फूड स्टॉल और भले ही कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करना है, तो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डीपली जानना होगा। तो क्या आप आज भी एक-एक स्मॉल स्मॉल थिंग्स का भी हिसाब किताब रखते हैं? यार बिल्कुल, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना एक नैपकिन का वेंडर चेंज किया। कहने को तो नैपकिन पिज़्ज़ा के साथ अगर डिलीवरी जाएगी तभी यूज़ होगा या फिर डाइन इन पे कस्टमर होगा। हुँ। अगर अभी हम लोग ₹18 के आसपास का पैकेट खरीद रहे थे। अभी रिसेंटली आहार लगा, आहार फूड फेस्टिवल होके, तो वहाँ पे हमें वेंडर्स मिला, जो सेम डायमेंशन का, सेम जीएसएम का पेपर हमें दे रहा था और वो ₹14 में भेज रहा है। हुँ। कहने को तो मैं पिज़्ज़ा की तरफ भी ध्यान दे सकता था, वो चीज़ भी हमें दिखी है। तो कहाँ पे आप
कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। सेम क्वालिटी अगर आपको मिलती है और कॉस्ट कटिंग मिल रही है, और जब बिजनेस बड़ा होता जा रहा है और बल्क में जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली मिलती है। तो हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं हर चीज़ पे डीप कि माइनर से माइनर क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती है, तो वो डिस्पोजेबल पॉइंट पे हमने निकाली चीज़ें। इवन दो अगर मैं बात करूँ, मार्केट फ्लक्चुएट होती है, चीज़ की मार्केट होती है, ये गर्मियों के दिन में काफ़ी आ जाता है। हम लोग पूरा एक 1 ईयर का एवरेज निकाल के हम लोग साइन अप कर लेते हैं कंपनीज़ के साथ कि भाई मार्केट में कुछ हो, बेस्ट रेट हमें बताओ, वो हम एक कोट करते हैं। फिर हम लोग ऑफ़र अपना देते हैं कि भाई पूरे साल तक हम लोग आपके बाउंड है, सेम क्वालिटी आनी चाहिए और तुम्हारे पास ये बल्क ऑर्डर है, तो वहाँ पे प्राइस मिलता है यार, तो वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। Okay. And last one question. So if let's say अगर आप outside India भी करना चाहते हैं, तो in which country would you want to do it अभी? यार सबसे बड़ा चैलेंज तो वही आएगा वेज वाला, कि कितने लोग उसको ग्रैब करते हैं और कहाँ पे वो चीज़ होंगी। सपना तो यूएस में खोलने का है कि अगर जाएँ तो बिज़नेस के लिए ही जाएँ। और शार्क टैंक के बाद हमें बहुत सारी क्वेरीज़ भी आई थी, वो कनाडा से भी क्वेरीज़ थी, वो दुबई से भी थी, वो यूएस से भी थी। बट ये है कि अगर फर्स्ट अगर आउटलेट भी डालूँगा तो यूएस के अंदर ही डालूँगा। प्राउडली कहूँगा, जब मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, यार ये फिरंगी आके हमारे देश में धंधा बना गए। क्यों? क्या हम नहीं है इन फिरंगियों के देश में जाके अपना धंधा दिखाएँ? जितने भी ब्रांड हैं, आए, बनाए और इतना बड़ा कर दिया, धमाल मचा दिया। Correct. तो इनके सबसे पहले उन फिरंगियों के देश में जाना है और वहाँ पे अपना झंडा लहराना है। I think that growth mindset और यहाँ पर जाके यस हमारा भी उधर झंडा रहना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग। और जस्ट बिफोर एंडिंग इट, आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है, तो हाउ क्रूशल इज़ दैट टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट? यार बिल्कुल ग्रोथ का माइंडसेट है, और हम लोग जब डीपली हर चीज़ के अंदर घुस जाते हैं और हम लोग कभी भी किसी चीज़ को फ़िल्टराइज़ नहीं करते कि भाई ये एक्स वाई ज़ेड चीज़ से होगी। विज़न क्लियर है, बट हो सकता है कि स्लो स्पीड पे हो, हम्म। ठीक है? इतना फ़ास्ट नहीं भागने का होता कि चीज़ करनी है तो करनी है, पर पूरी प्लानिंग के साथ करनी है। तभी वो ग्रोथ हो पा रही है, तभी लोगों से धीरे-धीरे जुड़ पा रहे हैं। स्लो स्टडी विन द रेस, यही चीज़ मैं ग्रोथ का मैंने आपको कहूँगा। तो हमारा यही है, धीरे-धीरे करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग ये रखते हैं कि कहीं पे जाएँ तो लोगों को यूँ लगे कि पिज़्ज़ा गलीरा खुद नहीं आया, उन लोगों ने बुलाया है तो आया है, और वो उन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो। हम्म। तो वो ग्रोथ का भी मेन पार्ट हो जाता है, और धीरे-धीरे हर चीज़ को बड़ा करना है, तो टीम के साथ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एवरीथिंग सब कुछ चीज़ चलती है। हर चीज़ को बैलेंस रखना पड़ता है। आपकी फैमिली लाइफ़ को भी बैलेंस रखना है, फ्रेंड सर्कल के साथ रह रहे हैं तो उसको भी बैलेंस रखना है। जब वो हर चीज़ जब ज़िंदगी में आप चीज़ बैलेंस करते हो ना, तो आपका फिर वो ग्रोथ की तरफ भी ध्यान रहता है। संदीप, आपकी जोमेटो रेटिंग्स जो है, इट इज़ 4.7 टू 4.9, ये कैसे हुआ? बिकॉज़ बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनके बहुत कम रेटिंग्स है, समवेयर अराउंड 3.9 टू 4.1। तो ये सिग्निफिकेंटली ऑन द टॉप, आई वुड से 2 टू 3% ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो है, जहाँ पर 4.7 टू 4.9 है। तो ये कैसे आपने किया? यार इसके भी ना एल्गोरिथम है कि आप किस तरीके से आप उस पे काम कर रहे हो। पूरी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है। आपका प्रिपरेशन टाइम, अगर आपने जो स्लॉट पे डाला हुआ है कि आप 10 से 12 मिनट में हुँ, अगर प्रिपेयर करके और राइडर को दे रहे हैं, वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। किचन प्रिपरेशन टाइम मेनली हम लोग ट्रैक करते हैं हमेशा कि हमारा एक्यूरेट हो। पैकेजिंग, कि फूड प्रॉपर पैक्ड होके और पूरी अच्छी तरीके से जाए। इवन दोज़ कि आपने कितने टाइम बाद उसको राइडर को दिया, पूरा उसका हैंडलिंग और पूरा उसको ऑर्डर को देना। ये 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रैक कराते हैं। इवन दो अगर कोई नेगेटिव फीडबैक कुछ भी आता है, तो उसका रिवर्ट, उसके कमेंट्स के ऊपर रिवर्ट होके हमारी टीम भी करती है, और उस पे रिप्लाई कितनी जल्दी आप फ़ास्ट कर रहे हो, कि रिस्पॉन्स आप कितना हुँ, जल्दी हुँ। उस पे दे रहे हैं। वो सारी चीज़ों को ध्यान
रख के और उनको मेंटेन रहती हैं फिर वो चीज़ें। एंड कई जगह पर आपने एक्चुअली अपने कॉम्पिटिटर्स को प्रेज़ किया कि ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है करके। तो ये जनरली बहुत कम जगह पर हमने देखा है कि हूएवर इज़ देयर इन द सिमिलर इंडस्ट्री वो उनकी खुल्लम-खुल्ला एप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये कैसे होता है? यार एक चीज़ बताओ, अगर आपने किसी से सीखा तो आपने कॉम्पिटिटर से सीख रहे हो ना, तो जेलस किस बात की कर रहे हो? तो वो जब वो अच्छा कुछ कर रहा है तो उससे सीखो ना। तो मैं तो हमेशा सीखता हूँ। यार वो जब वो कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? हुँ, हुँ। तो उनसे क्या चीज़ सीखने की है, किस तरीके से वो बेटर कर रहे हैं, क्या चीज़ उनकी अच्छी है, तो हम लोग हमेशा ग्रैब करते हैं। अगर आप जेलस के मूड में आ जाते हो ना, तो बिज़नेस नहीं बना पाओगे। हुँ, हमेशा एक-दूसरे की टाँग खींचते हो। क्या रखा है यार? आपकी किस्मत में जो आपके लिखा हुआ है, वो मिलेगा ना। हाँ। आपकी मेहनत जितनी आप करोगे, वो मिलेगा आपको। लेकिन ना उस कॉम्पिटिटर से सीखो ना। तो हमेशा मैं तो बोलता हूँ कि हमेशा उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग ग्रैब करते हैं, हम लोग सीखते हैं। हुँ, हुँ। आई थिंक दैट्स इट, डन। ऑलराइट Tandeep, thank you so much. वेल आज का समय इधर ही ख़त्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले हफ़्ते एक नए स्केलर के साथ टू लर्न देयर बिहाइंड द हसल। थैंक यू।